क्या पढ़ेंगे बेटा? भारत का आकार एवं स्थिति, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ेंगे साइज, एक पढ़ेंगे लोकेशन। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने को याद रहना ही चाहिए, चाहे ज्योग्राफी जब भी पढ़े, चाहे वो इंडिया लेवल की पढ़े, चाहे वर्ल्ड लेवल की पढ़े, चाहे आप राजस्थान लेवल की पढ़े। उसमें पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, भारत के संदर्भ में ही ले रहा हूँ बेटा। किसके संदर्भ में ले रहा हूँ? भारत के संदर्भ में ही ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला टॉपिक होगा आकार। आकार में दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है, एक पढ़ेंगे क्षेत्रफल के आधार पर और एक पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें कौन सी दो चीजें पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे क्षेत्रफल और एक पढ़ेंगे बेटा जनसंख्या। आकार के साथ साथ और क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें स्थिति पढ़ेंगे। स्थिति भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विश्व में भारत की स्थिति, और विश्व में वो भी किसके ऊपर? मानचित्र के अकॉर्डिंग, या अपन ये कह देते हैं ग्लोब के अकॉर्डिंग। और सामान्य जब स्थिति की बात करें तो हम लोग ये पढ़ेंगे महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप? भारत कौन से महाद्वीप में बेटा? एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति। तो ये कॉमन चीजें आप लोगों को बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट ले रहे हैं अभी आकार के संदर्भ में। कौन सा ले रहे हैं बेटा? आकार के संदर्भ में। और आकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। तो कुछ चीजें आप लोगों से भी पूछूंगा, साथ साथ आप भी बताते रहना, मैं भी आपको समझाता रहूंगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है बता सकते हो आप लोग? कितना है बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? फिर और थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। क्षेत्रफल के बाद में ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल के बाद में इसको हटा लेते हैं एक बार, एक मिनट। अरे इसका क्षेत्रफल के बाद में चलो इसको निकालता हूं मैं, एक मिनट ना। ओके ठीक है, ध्यान से सुने मेरी बात को। हम लोग बात करने वाले हैं, यह है ग्लोब। इस ग्लोब में हम ये पढ़ेंगे कि भाई विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, ये जो विश्व का पूरा जो मैंने ग्लोब बनाया है, इस विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत कितने प्रतिशत भाग रखता है? कितना रखता है? 2.47%। इसका मतलब ये हो जाता है, इसको अगर 100% माने तो इसका कितने प्रतिशत भाग बताइए बेटा? कितने प्रतिशत भाग हो जाएगा? 2.47%। भाग अकेला कौन रखता है बताइए मुझे? भारत रखता है। एक तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है?
एक आपको ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका मतलब है सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है बेटा? अच्छा, राजस्थान से पहले किसका था? मध्य प्रदेश का था। राजस्थान से पहले किसका था? वर्ष 2000 में राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य बन गया। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? किसका है बेटा? ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में ये कुछ बातें हैं जिन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर अगला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं क्षेत्रफल के बाद में यदि मैं जनसंख्या के संदर्भ में बात करूं, आकार के अकॉर्डिंग मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एक क्षेत्रफल के आधार पे और एक जनसंख्या के आधार पे। अब मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूं। 2000 वर्तमान की दृष्टि की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.06 करोड़। क्या ये बात समझ आ गई? फिर उसके बाद में ध्यान से सुनना है, अगली विश्व में स्थान कौन सा रखता है? विश्व में कौन सा रखता है बताइए मुझे? दूसरा। किसके बाद दूसरा है बेटा? चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। लेकिन वर्तमान संदर्भ की अगर बात करें तो वर्तमान संदर्भ में बेटा, वर्तमान संदर्भ में बात करें तो प्रथम स्थान पे आ चुका है। फिर उसके बाद में बेटा, स्थान के बाद में अगली हम बात करें कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5, लगभग 17.5% भाग रखता है भारत। क्लियर बात है बेटा? फिर उसके बाद अगली बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है बेटा? लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं यहां पे। फिर उसके बाद में अगली अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या, और इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जो है पूर्णतः क्या है? जैविक खेती की जाती है यहां पर। तो ये जो बातें हमारी चली थी वो मैंने आकार के संदर्भ में जो कॉमन बातें हैं वो आप लोगों को बताई, और एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए इतना। और शायद आप लोगों को ये सारी जानकारियां है और कुछ को नहीं थी तो हो गई। फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं बेटा। उसके बाद में हमने अब पढ़ा आकार के संदर्भ में। अब हम बात करने वाले हैं स्थिति, लोकेशन पढ़ेंगे। और स्थिति दो टाइप से होती है बेटा, अक्षांश के आधार पे और देशांतर के आधार पे। पहली स्थिति किसके आधार पे होगी बेटा? अक्षांश रेखा का दूसरा नाम क्या है बताइए मुझे? और ये लिखा मैंने देशांतर रेखा, इसको और क्या कहा जाता है? इसको समांतर कहते हैं, इसको याम्योत्तर कहते हैं।
अक्षांश रेखा जो होती है इस टाइप से होती है, मतलब कैसे, लेटी हुई। और यामोत्तर रेखा की बात करेंगे तो ऐसे होती है, खड़ी होगी। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं और दोनों के संदर्भ में हम भारत की स्थिति पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाओं की क्या परिभाषाएं हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, पहली क्या होती है बेटा? लेटी हुई होती है। दूसरी बात, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है बेटा? समान होती है। यह भी हमें ध्यान होना चाहिए। तीसरी परिभाषा और बता रहा हूं, दो अक्षांशों में, अक्षांशों की दूरी में, दो अक्षांशों की दूरी में क्या पाई जाती है बेटा? भिन्नता पाई जाती है। कैसे? भिन्नता कैसे होती है बेटा? देखिएगा, भिन्नता इस तरीके से होती है, एक है ध्रुव, एक है भूमध्य रेखा। सबसे लंबी जो है अक्षांश रेखा कौन सी है? बताइए भाई, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे इसकी जो है लंबाई जो है वो क्या होती है? घटती है। और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगी बेटा? बढ़ती है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगली बात, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा? कटिबंध कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है अक्षांश के आधार पे। और फिर हम पढ़ेंगे भारत में अक्षांशीय स्थिति। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको देशांतर की बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इनके विस्तार के संदर्भ में। देशांतर, जिसको और क्या कहा जाता है? इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम लोग। तो पहली विशेषता क्या है देशांतर की? ध्यान से सुने मेरी बात को। इसमें आपको देखना है कि दो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? बताइए मुझे, क्या होती है बेटा?
जबकि मध्य की दूरी जो होगी वो क्या होगी बेटा? रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगी बेटा? जस्ट उल्टा होगा किसका? अक्षांश का। अक्षांश में मध्य की दूरियां जो होती है वो समान होती है, 111 किलोमीटर समथिंग होती है, और देशांतर में असमान होती है। फिर उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना कि लंबाई इसकी समान होती है। अगली बात, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है तो अक्सर आप लोगों को कॉमन है, तो ध्यान रखना है। अगली हम बात करेंगे देशांतर के संदर्भ में। यह खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती है। हालांकि दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। अब आप लोगों से एक पूछूंगा बात कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है बेटा? बता सकते हैं क्या आप लोग? गौर कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। ये है दो अक्षांश रेखाएं, और इनके मध्य का जो भाग होगा वो कहलाएगा क्या बेटा? कटिबंध होगा। और ये दो देशांतर रेखा है, इसके मध्य का भाग क्या कहलाएगा? गौर कहलाएगा। ये क्या है? देशांतर है। ये क्या मैंने लिखा? अक्षांश। ये बात भी आप लोगों से पूछी जाती, तब अपन पढ़ते हैं अक्षांश के आधार पे। एक और बात आपको देशांतर में ध्यान रखनी कि देशांतर के आधार पे समय और तिथि को तय किया जाता है। एक इसकी और विशेषता है। किसके आधार पे बेटा? अगर हम बात करेंगे पांचवा पॉइंट, तो क्या तय की जाती है? समय एवं तिथि का निर्धारण किया जाता है। फिर आपके दिमाग में आता है कि तो देशांतर के आधार पे समय और तिथि तय होती है, तो अक्षांश के आधार पे क्या होता है? मौसम और जलवायु को तय किया जाता है। अगर विशेष बात की बात करूं कि अक्षांश हमारे क्या काम की है, तो अक्षांश के आधार पर मौसम व जलवायु को तय किया जाता है। दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जब हम समय और तिथि पढ़ेंगे आगे, तो बार बार हम देशांतर रेखाओं का जिक्र करेंगे, और जब हम जलवायु पढ़ेंगे, मौसम पढ़ेंगे, वह बार बार अक्षांश रेखाओं का जिक्र करेंगे। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर हम अगली बात करें। ध्यान से सुने। अब हमारी जो बात होगी वो है बेटा, हम लोग स्थिति के संदर्भ में पढ़ रहे थे। किसके संदर्भ में पढ़ रहे थे? स्थिति के संदर्भ में। तो मुझे कोई बता सकता है कि अक्षांश के आधार पे ये अक्षांश है, और दूसरी जो बात है
वो है देशांतर। यदि मैं स्थिति की बात करूं, ये रेखा कौन सी है बेटा? 0 डिग्री। इसके आधार पर ये कौन सा गोलार्ध है? मतलब ये पूरा गोला है। भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री रेखा जो है, विषुवत रेखा जिसको कह सकते हैं, ये जो 0 डिग्री अर्थात इसका नाम है भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है हमारे इस ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और गोला पूरा आधा हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला धन अर्ध, आधा गोला। तो ये जो पूरा गोला है इसका आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, इसको आधे में बांटने का काम कौन करती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो अब हमने जो भूमध्य रेखा खींची, ये अक्षांश है या देशांतर है? अक्षांश है। और इस अक्षांश के आधार पर ये जो गोलार्ध होगा, ये उत्तर में होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो दक्षिण में होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर हम लोग बात करते हैं भारत किस तरफ है। बेटा इस अक्षांश रेखा के आधार पर भारत जो है उत्तर की ओर है। इसका मतलब यह होता है, कि अक्षांश के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? इस अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और इधर अगर बात कर लेंगे, ये जो एरिया रहेगा, ये भारत का एरिया है। और भारत का एरिया है तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर यदि मैं बात कर रहा हूं देशांतर के संदर्भ में, देशांतर, तो एक रेखा और खींची जाती है, इसका नाम है देशांतर रेखा। और इस देशांतर के आधार पर यदि अपन बात करें, देशांतर के आधार पर, तो देशांतर के आधार पर, इस देशांतर के आधार पर भारत का जो एरिया है वो किस तरफ है बेटा? पूर्व की ओर है। और अक्षांश के आधार पर किस तरफ था बेटा? तो इस देशांतर के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है? इसका मतलब यह हो जाता है कि भारत जो है वो, उसकी स्थिति जो रहेगी वो रहेगी कौन सी बेटा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये इसकी स्थिति रहेगी भारत की। अब तक हमने जो बात की है वो एक आकार के संदर्भ में की। आकार में क्षेत्रफल पड़ा, फिर जनसंख्या पड़ी, स्थिति में दोनों स्थितियां पड़ी, अक्षांश के आधार पे और देशांतर के आधार पे। और हमने ये निष्कर्ष निकला कि भारत जो है इस ग्लोब के ऊपर, इस विश्व में भारत की स्थिति जो बन रही है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बन रही है। क्लियर बात है? अब हम बात करने वाले हैं बेटा विस्तार के संदर्भ में।
किसके संदर्भ में पढ़ेंगे बेटा? विस्तार के संदर्भ में। एक्सटेंशन पढ़ेंगे कि भारत कहां से कहां तक इसका विस्तार हो रखा है। जब भी विस्तार की बात चलती है तो विस्तार भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अक्षांश के हिसाब से और दूसरा पढ़ेंगे देशांतर के हिसाब से। ये मैं गलत लिख रहा हूं, देशांतर के हिसाब से और अक्षांश के हिसाब से। अब ध्यान से सुनिए, विस्तार के संदर्भ में बात करें तो अक्षांश में भारत की दो भूमि आ जाती है। एक अक्षांश के आधार पे भारत की कौन सी भूमि आ जाती है? दो, और दोनों कौन कौन सी भूमि है थोड़ा सा समझिए आप लोग। एक तो हो जाती है भारत की मुख्य भूमि, एक हो जाती है बेटा भारत की संयुक्त भूमि। अब मुख्य भूमि में कौन शामिल नहीं है? मुख्य भूमि में कौन नहीं है? लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह रहित भूमि। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा अगर पूछ लिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि उसमें नाम दे दिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है या फिर भारत की संयुक्त भूमि का विस्तार कितना है, तो वहां मिस्टेक हो जाती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो इसको इजी वे से नहीं लें, थोड़ा समझ के करें कि यदि इतना पूछा तो इतना तो इजी नहीं हो सकता। थोड़ा आप उसको ध्यान से पढ़ के, गौर करके पढ़ के फिर उत्तर देना इसका। जब मैं संयुक्त भूमि के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो इस संयुक्त भूमि में कौन शामिल है? लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सहित यह भूमि हो जाएगी। तो विस्तार में दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो भी अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में। मुख्य भूमि, संयुक्त भूमि। मुख्य भूमि में जब भी इसकी डिग्री पढ़ेंगे, इसका विस्तार पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे? अच्छा, एक बात और बता दूं, मुख्य भूमि के आधार पर इसके बिंदु अलग होंगे और संयुक्त भूमि के आधार पर इसके बिंदु अलग होंगे। पढ़ते हैं ना, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु, पश्चिमीतम बिंदु जो पढ़ते हैं, वो इनके क्या होंगे? अलग होंगे। कहां होंगे? दक्षिण की तरफ अलग होंगे। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, ये मैं बिंदु बना रहा हूं, ये बिंदु रहेगा उत्तर का, ये रहेगा दक्षिण का, ये रहेगा पूर्व का और ये रहेगा पश्चिम का। उत्तर वाले बिंदु में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है, तो ये जो बिंदु उत्तर वाला रहेगा वो कौन सा है बेटा? उत्तर वाले भाग में अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। पहले जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, अब लद्दाख में है। भारत का उत्तरतम बिंदु है ये। और डिग्री के संदर्भ में भी आगे पढ़ेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है और वो भी उत्तरी अक्षांश के आधार पे है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश के आधार पे बार बार उत्तरी लगाना आप लोगों को। अगर हम दक्षिण की बात करें तो
यहां जो एरिया पड़ेगा वो आपका है कन्या, कौन सा क्षेत्र है बेटा? कन्याकुमारी। अच्छा, कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कितने डिग्री है बेटा? 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट का है। और क्या होगा इसके आगे? दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश? मैं जो सही लिख रहा हूं या गलत हो रहा है बताइए। आप कहोगे सर आपने दक्षिणतम बिंदु की बात की और अक्षांश आप उत्तरी लिख रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको तय कर दिया कि लोकेशन के आधार पे भारत हमेशा अक्षांश के आधार पे उत्तर में ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब भी हम स्थिति की बात करेंगे तो भारत हमारे स्थिति के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण भारत की जितनी सारी विस्तार की डिग्री जो होगी उसके पीछे उत्तरी अक्षांश ही लगेगा। क्लियर बात है बेटा? चाहे वो दक्षिण वाले भाग की बात करें चाहे उत्तर वाले भाग की बात करें। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हम इधर की बात कर देते हैं, पूर्व की। पूर्व में बिंदु का नाम जिसको पूर्वोत्तम बिंदु कहते हैं, हालांकि मैं इधर और वापस इसको समझा दूंगा। इस जगह का नाम है वालांगू, या कई जगह किबुत्ती भी है, किबुथू भी लिखा हुआ है। और ये कहां पड़ता है? कौन से प्रदेश में है बेटा? तो ये भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। जब हम इसके डिग्री के संदर्भ में बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब आप कहोगे सर देशांतर क्यों लिखा? क्योंकि ये रेखा जो है वो देशांतर की और हम लोग इधर पढ़ रहे हैं तो पूर्वी देशांतर आएगा। अभी हमने कहा देशांतर के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। यही तो हमने कहा था। फिर अगली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने मेरी बात को। इधर के संदर्भ में पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु बताइए कौन सा है बेटा? सरक्रिक, या कई जगह गोहर मोती भी लिखा होता है, गोर मोती भी लिखा हुआ होता है। और ये एरिया है बेटा जी कहां का है? गुजरात का। कौन से राज्य में है बेटा? गुजरात का। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है, फोकस करना है। सरक्रिक नाम है और सरक्रिक लिखो चाहे गोहर मोती लिखो। ये जो बिंदु है कौन सा वाला बिंदु? ये बिंदु, ये बिंदु पढ़ा है मैंने। कितने डिग्री पे हो जाएंगे? अच्छा, इसके पीछे अक्षांश कौन सा लगेगा? भले ही पश्चिम में है लेकिन अक्षांश तो पूर्वी लगेगा। क्या सही है क्या? देशांतर लगेगा, शाबाश। उधर देशांतर ही लिखा है मैंने क्योंकि ये देशांतर के आधार पर है और देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण पूर्वी देशांतर लगता है। ये जो मैंने जितनी सारी चीजें आपको बताई है, जितने सारे बिंदु बताए हैं, जितने सारे पॉइंट बताए हैं, वो सब के सब पॉइंट कौन सी भूमि के हैं बेटा? मुख्य भूमि के हैं। यदि अब मुख्य भूमि के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आप लोगों को यही आंसर देना है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरतम बिंदु कौन सा है मुख्य भूमि का? इंदिरा, कौल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू, किबुती, किबुतू भी कह सकते हैं, थू भी कहते हैं, वो तो देखने से पता चल जाएगा अंदर लिखा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में सरक्रिक नाम आता है, गोहर मोती नाम आता है और गुजरात में है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमने अभी कौन कौन सी चीजें पढ़ी, इसको थोड़ा सा और वापस कर लेते हैं। मुख्य भूमि के संदर्भ में आप लोगों को यह बताना है इस तरीके से, यहां पर किसको पढ़ा अपन ने? इंदिरा, फिर हमने इधर कौन सा पढ़ा? वालांगू, फिर इधर कौन सा पढ़ा बेटा? कन्याकुमारी, फिर इधर कौन सा पढ़ा बेटा? सरक्रिक या गोहर मोती। ये भी नाम आता है। ये था मुख्य भूमि का।
याद रखना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा। अगली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। कौन सी भूमि को ले रहा हूं मैं? कौन सी भूमि ले रहा हूं बेटा? और इस संयुक्त भूमि के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो शामिल है। तो अगला जो मैप अपना बनेगा, ये जो मैंने आपको बताया, ये भाग कौन सा है? उत्तर का। ये भाग कौन सा है बेटा? ये भाग कौन सा है बेटा? ये भाग कौन सा है? पश्चिम का। तो 1, 2, 3 में तो कोई चेंजेस है नहीं, सेम ही रहेगा, विस्तार भी वही है। क्योंकि अगर कोई विस्तार हुआ है तो वो दक्षिण में हुआ है, या तो लक्षद्वीप और अंडमान को कम किया है या लक्षद्वीप और अंडमान को जोड़ा है। तो चेंजेस कहां हुआ है बेटा? दक्षिण की तरफ। तो उत्तर में वापिस वही की वो वापिस बात करेंगे। क्या नाम है इसका? इंदिरा। इधर कौन सा रहेगा बेटा, बताइए मुझे। ये वालांगू रह जाएगा, किबूती। इधर कौन रह जाएगा बेटा? सरक्रीक या गोहर मोती। कहां पड़ता है? गुजरात में। इधर चेंजेस होगा। अब ये आएगा, आपको ध्यान रखना है, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में या निकोबार में? कहां पड़ता है बेटा? निकोबार में। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, इसका विस्तार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। इसका विस्तार कितना डिग्री किया था हमने, बताओ? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, बताइए मुझे। नॉर्थ होगा कि नहीं होगा? तो मैं एन लिख दूं, चल जाएगा ना। इधर की बात करूंगा तो कितना डिग्री होगा? अब ये इंदिरा पॉइंट है और कहां पर है? निकोबार में है। तो ये पड़ेगा बेटा 6 डिग्री 4 मिनट। सही है ना? और क्या लगेगा? एन लगेगा, एस नहीं लगेगा। इधर वाली बात करूंगा तो वो वापिस आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। सही है ना? अब बताओ यहां पर क्या लगेगा? ईस्ट। इधर कौन सा है बेटा? 97 डिग्री 25 मिनट। क्या लगेगा? इसमें भी ईस्ट लगेगा। बस इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बिंदु जो लगेगा, संयुक्त भूमि और मुख्य भूमि, और एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन, तो हम लोगों को ध्यान होना चाहिए। फिर मैं आगे थोड़ी सी बात बताऊंगा और इसका विस्तार निकालना आप लोगों को आना चाहिए। विस्तार निकालना है, अक्षांशीय विस्तार और विस्तार हम निकालेंगे वो मुख्य भूमि का निकालेंगे। कितना डिग्री था ऊपर? 37 डिग्री 6 मिनट। और 8 डिग्री निकालिए। अंतराल कितना बैठ रहा है भाई, बताओ? इसका कितना हो जाएगा? नॉर्थ का क्या लग जाएगा? डिग्री का क्या लग जाएगा? और बताइए इसमें से कितना होगा, बताइए? 29। तो इसका मतलब इसका विस्तार क्या हुआ? 29 डिग्री, या लगभग क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना है। हमने किसका विस्तार निकाला? अक्षांश के आधार पे। ठीक है, अगला निकाल रहे हैं। अगला विस्तार यदि हम निकालें तो उसका नाम होगा कौन सा बेटा? मैं यहां लिख रहा हूं देशांतरीय विस्तार। क्या लिख रहा हूं बेटा? देशांतरीय विस्तार। देशांतर में हमने पढ़ा कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पढ़ा था।
68°7' ईस्ट पड़ा था। 25 में से 7 गए, ईस्ट का क्या लग जाएगा? ईस्ट ही लगेगा। 7 गए तो देखो मिनट का ये मिनट वाला सिंबल लग गया। और क्या रह गया बेटा? 25 में 7 कितने रह गए? 18। डिग्री का क्या लगा भाई? डिग्री। 97 में से 68 गए तो लगभग कितने हो जाएंगे? 29। सही है ना? इसका मतलब ये विस्तार लगभग कितने डिग्री हो गया बताइए मुझे? 29 डिग्री या 30 डिग्री। यह है भारत का अंतराल, अक्षांश के आधार पे और देशांतर के आधार पे। इसका मतलब यह है कि भारत अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से इन दोनों का अंतराल लगभग बराबर है। दोनों का अंतराल क्या है? लगभग बराबर है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोगों को। इतनी सी बातें पढ़ी, बाकी बातें